ज्योग्राफी का ये रिवीजन क्लास चल रहा है और आज जो हमें टॉपिक देखना है वो है हमारा पवन। आज हम जानेंगे पवन यानी विंड से आपके लिए क्या क्या प्रश्न बनता है। देखते चलेंगे और बताते चलेंगे यहाँ से कि कौन सा प्रश्न पूछा गया है और आपसे कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा। फिर से एक बार याद दिला दें, डीएलएड का आज आखिरी दिन चल रहा है और कोई प्रकार का डेट बढ़ता है तो हम आपको नोटिफिकेशन में बताएंगे, ठीक है। या फिर आप ऑनलाइन जाकर के आप फिर से उसका साइबर चेक करते रहिए उसका ऑफिशियल साइट, जहां से आपको इस विषय में अधिक जानकारी मिलेगा। और कोई हमसे जानकारी चाहिए तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और 23 तारीख से रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा रहा है, इसके लिए भी अधिक जानकारी के लिए आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए, पृथ्वी के धरातल पर वायुमंडल की क्षैतिज विषमताओं के कारण हवा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बढ़ती है। ये पूछता है कि पवन का चलने की दिशा क्या है, तो हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। याद रखिए, पृथ्वी के धरातल पर हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गमन करती है वायु, ठीक है। क्षैतिज रूप से इस गतिशील हवा को ना पवन कहते हैं, यानी कि जब क्षैतिज रूप से ये काम चलते रहता है तो उसको ही हम पवन कहेंगे, ठीक है। ऊर्ध्वाधर दिशा में गतिशील हवा को ना वायुधारा कहते हैं, वायुधारा यानी एयर करंट, ठीक है। अब कहता है यदि पृथ्वी स्थिर होती, यानी स्थिर मतलब कि जिसमें गति नहीं होता, स्थिर होती और उसका धरातल समतल होता तो पवन उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से सीधे निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर समदाब रेखाओं पर समकोण बनाती हुई चलती। परंतु वास्तविक स्थिति यह है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर न झुकी हुई है। तो प्रश्न पूछता है यहाँ से कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है, तो याद रखिए 23.5 डिग्री। पृथ्वी जब भी देखिएगा ना ग्लोब तो वो 23.5 डिग्री ना झुका हुआ है, 23.5 डिग्री झुका हुआ। अगर आप इसको देखना चाहेंगे तो ग्लोब का नमूना निकाल के हम आपको बताते हैं। पृथ्वी का ना जो स्थिति है, पृथ्वी की जो आकृति है ना, वो 23.5 डिग्री ना झुका हुआ। कितना झुका हुआ? 23.5 डिग्री। जैसे ही पृथ्वी का ये ग्लोब हुआ उसका नमूना, ठीक है, तो देख लीजिए ये ना झुका हुआ है, एक तरफ वो झुका हुआ है, ठीक है। तो ये जो झुकाव है ना वही आपका 23.5 डिग्री, और हम लोग भारत में रहते हैं तो यहाँ पे आपका भारत है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं झुकाव, ये जो स्थिति है 23.5 डिग्री का है, ठीक है। कितना है? 23.5 डिग्री का। जब इसका पैमाना आप देखिएगा ना तो आपको समझ में आएगा कि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है। 23.5 डिग्री झुकाव पृथ्वी का है। तो ये पूछता है कि पृथ्वी कितने डिग्री झुका हुआ है, तो 23.5 डिग्री, ठीक है। और 23.5 डिग्री झुका होने के कारण ही ना बहुत सारा परिवर्तन होता है, बहुत सारा इसमें परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे अभी वायु की बात चल रहा है, तो यहाँ पे वायु में कह रहा है कि यहाँ पे वही कह रहा है आपका कि यदि पृथ्वी स्थिर होती, स्थिर माने की गति नहीं करती, तो आपको पता है पृथ्वी की गति पश्चिम से पूरब, पृथ्वी की गति क्या है? पश्चिम से पूरब। तो कहता गति नहीं करता तब, और उसका धरातल समतल होता, तो पृथ्वी का धरातल तो समतल नहीं है, कहीं भूमि है तो कहीं पहाड़ है, तो कभी मैदान है तो कहीं वर्षा है, मतलब नदी है, बर्फ है, तो एक तरह तो नहीं है पृथ्वी का बनावट। तो यहाँ पे कहता है समतल होता तो पवन उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से सीधे निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर समदाब रेखा पर समकोण बनाते हुए चलती। परंतु वास्तविक स्थिति यह है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है। तो आपको पता है कि पृथ्वी का घूर्णन है पश्चिम से पूरब और उसका धरातल समतल नहीं है। तो यहाँ पे कहीं गड्ढा है, कहीं पहाड़ है, कहीं बर्फ है, कहीं मैदान है, कहीं नदी है, कहीं तालाब है, तो इस तरह से अर्थात पवन कई कारणों के प्रभावाधीन अपनी दिशा में परिवर्तन करती है, करती हुई चलती है। ये कारण है ताप प्रवणता। पृथ्वी पर जो वायु का जो गति बदलता है ना, वायु का गति, उसका कारण क्या है? दाब प्रवणता बल, कोलोसिस प्रभाव और अपकेंद्रीय त्वरण और भूघर्षण। देखिए, तो हवा का जो गति बदल जाता है अपने आप, उसके लिए उत्तरदायी है दाब प्रवणता बल, उसके बाद कोलोसिस बल, उस पर अभिकेंद्रीय त्वरण और भूघर्षण। भूघर्षण क्या होता है? भूमि का घर्षण, एक दूसरे से घर्षण करता है वो। तब जो वायु का जो पवन का जो चलने की दिशा है इस कारण प्रभावित होती है, यानी अपने दिशा से मुड़ जाती है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम आपको ना कोलोसिस बल के बारे में बता देते हैं, ठीक है। पता पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवन अपनी मूल दिशा में ना विक्षोभित हो जाती है, मतलब मूल दिशा से मुड़ जाती है, माने अलग हो जाती है। इसे कोलोसिस बल कहते हैं। इसका नाम फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया, यानी फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था कोलोसिस, ठीक है। वही व्यक्ति ने सबसे पहले इसके बारे में पता लगाया, ठीक है। तो उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के सम्मान में इसको रख दिया कोलोसिस बल, ठीक है। कहाँ के? फ्रांस के, जिसने सबसे पहले इस बल के प्रभाव का वर्णन किया 1844 में। इस बल के प्रभावाधीन उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाहिनी ओर, उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है, यानी क्या? पवन मुड़ जाती है, पवन मुड़ जाती है, ठीक है। तो अब जब पृथ्वी का गोल नमूना बनाइएगा, आप गोल नमूना बनाइएगा ही, तो ये नॉर्थ वाले ना उत्तर वाला, ये साउथ वाले दक्षिण वाला, ये बीच में 0, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में
अगर ऐसे खड़ा होइएगा तो दाहिना हाथ इधर न जाएगा जी, तो उत्तरी गोलार्ध में दाएं ओर इधर से, ठीक है। आप ये हाथ इधर है ना बाया, हाँ, तो दक्षिणी गोलार्ध में बाई ओर, ठीक है, समझ रहे हैं। जब अगर इधर से देखना है तो ये है दाहिना हाथ, ये है बायां हाथ, ठीक है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। ये क्या है, गति करती है, इस तरह से गति करती है, ठीक है, समझ गए। तो वही कह रहा है कि 1844 में इसके बारे में बताए थे और इन्होंने कहा कि इस बल के प्रभावधीन उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। इस विक्षेप को ना फेरल नामक वैज्ञानिक सिद्ध किया था। यानी एक व्यक्ति जिसका नाम है कोरलोसिस, वो कोरलोसिस बल बताया था, लेकिन ये जो अपनी दाईं ओर अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है, ये व्यक्ति बताया था फेरल। क्या बताया था, फेरल। ये व्यक्ति का नाम है फेरल, तो इसी के नाम पर ना रख दिया इसको फेरल के नियम। क्या कर दिया, हाँ, इस विक्षेपण को ना फेरल नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था, अतः इसे ना फेरल का नियम कहते हैं, ठीक है, समझ गए। फेरल का नियम यानी कि ये जो हवा घूम जाता है इधर घूम जाता है, ये सबसे पहले ना फेरल देखा था, ऐसे सबको बताया कि देखो ना ऐसे से हो रहा है, तो उसी आदमी के नाम पर ना इसको रख दिया गया फेरल का नियम, ठीक है। उसी तरह से एक आदमी बताया था कोरलोसिस, ठीक है, कि अपने दाईं ओर और अपने बाईं ओर मुड़ता है, तो ये व्यक्ति बताया था कोरलोसिस, तो इसी के नाम रख दिया कोरलोसिस बल। तो आपको तो हम सीधे सीधे बता दिए ना, लेकिन पृथ्वी तो 23.5 डिग्री झुका हुआ है ना, हम तो सीधा गोल बना दिए, लेकिन आपको नमूना से बताया ना पृथ्वी 23 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है, पश्चिम से पूरब गति कर रहा है। तो जब गति कर रहा है तो वही नॉर्थ वाला मुड़ जाएगा इधर और साउथ वाला मुड़ जाएगा इधर, ठीक। तो इसी फेरल के नियम को ना आगे चल के ना बाई वैलेट नियम द्वारा भी समझाया जा सकता है, ठीक है। इसी को कहते हैं बाइज वैलेट नियम, बाइज वैलेट नियम। तो याद रखिए फेरल नियम को ही कहते हैं बाइज वैलेट नियम। तो परीक्षा में पूछते बाइज वैलेट नियम, तो उसी का नाम है, ठीक है। कहता है इस नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति उत्तरी गोलार्ध में पवन की ओर पीठ करके खड़ा हो तो उच्च दाब उसके ना दाईं ओर तथा निम्न दाब उसके बाईं ओर होगा। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित इसके पीठ विपरीत होगी। कोरलोसिस बल अक्षांशों के कोनों के सीधा समानुपाती में बढ़ता है। यह ध्रुवों पर सर्वाधिक एवं विषुवत रेखा पर अनुपस्थित होता है, यानी ध्रुवों पर पवनों की दिशा में अधिकतम विक्षेप होगा, ठीक है, और विषुवत रेखा पर पवनों की दिशा में कोई विक्षेप नहीं होगा। तो ये प्रश्न पूछता है परीक्षा में, याद रखिए। तो ध्रुव पर सबसे अधिक, विषुवत रेखा पर नहीं होगा, ठीक है, बस सबसे कम। अब कोरलोसिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है। तो पूछेगा कोरलोसिस बल कथी पर काम करता है, तो दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है। कहता दाब प्रवणता बल समदाब रेखाओं के समकोण पर होता है। तो समकोण में हमेशा 90 डिग्री कोण बनता, जानते हैं ना, वही। कहता जितनी दाब प्रवणता अधिक होगी पवनों का वेग उतना ही अधिक होगा। याद रखिए जितना दाब प्रवणता ज्यादा होगा पवनों का वेग भी उतना ही होगा और पवनों की दिशा उतनी ही अधिक विक्षेपित होगी। इन दो बलों के एक दूसरे से समकोण पर होने के कारण निम्न दाब क्षेत्र में पवनें इसी के इर्द गिर्द बहती है। कहता विषुवत वृत्त पर कोरलोसिस बल शून्य। तब परीक्षा पूछेगा कोरलोसिस बल का मान शून्य कहाँ होता है, तब विषुवत वृत्त पर। याद रखिएगा ना, कोरलोसिस बल का मान शून्य होता है विषुवत वृत्त पर या विषुवत रेखा पर, ठीक है। और पवनें समदाब रेखाओं के समकोण पर बहती है, अतः निम्न दाब क्षेत्र और अधिक गहन होने के बजाय पूरी तरह हो जाती है। यही कारण है कि विषुवत रेखा के निकट ना उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं आते। तो अब आपको पूछेगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ नहीं आता है, विषुवत रेखा पर, ठीक है, याद रख लीजिए आप। इसके बारे में पूछता है परीक्षा में। अब पवन ना कई प्रकार का होता है, तो पवन 3 प्रकार का होता है। तो पहला है आपका प्रचलित पवन, दूसरा है आपका मौसमी पवन और तीसरा आपका स्थानीय पवन, ठीक है। तो अब हम समझते हैं प्रचलित के पवन के बारे में। तो परीक्षा में आपको पूछ दे पवन कई प्रकार, तो 3 प्रकार का, ठीक है। तो देखिए प्रचलित पवन में क्या होता है। तो कहता है पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर एक ही दिशा में वर्ष भर चलने वाले पवनों को प्रचलित पवन कहते हैं, यानी कि साल भर चलते रहेगा एक ही दिशा में, ठीक है। या अस्थायी पवन कहते हैं, अस्थायी माने कि परमानेंट, समझ गए। कहता है स्थानीय पवनें एक वायुभार कटिबंध से दूसरे वायुभार कटिबंध की ओर नियमित रूप से चलता है। इसके उदाहरण है पछुआ पवन। तो पछुआ पवन कैसे ना, प्रचलित पवन, व्यापारिक पवन और ध्रुवीय पवन, ठीक है, ये सब प्रचलित पवन है, ठीक है। और इस सालों भर ना चलते रहता है, सालों भर चलते रहता है, ठीक है। अब पछुआ पवन के बारे में देखिए, कहता दोनों गोलार्ध में, तब आपको पिछले दिन बताया 4 कटिबंध, हाँ, तो ताप के आधार पर न बता दे, तो वही कटिबंध में ही
अब पछुआ पवन के बारे में देखिए, पता है दोनों गोलार्ध तो माने की एक उत्तर वाला है दक्षिण वाला, उत्तर वाला उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण वाला दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। कहता दोनों गोलार्ध में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलने वाली अस्थायी हवा को इनकी पश्चिमी दिशा के कारण पछुआ पवन कहते हैं, यानी कि पश्चिम दिशा से। कौन से? पश्चिम दिशा से। अब पूर्व से चलेगा तो होगा पूर्वा, पश्चिम चलेगा तो पछिया, ठीक है। तो इसलिए उसको पछुआ पवन कहा जाता है। गांव घर में जाइएगा ना तो बता देगा पछुआ चलता है, पूर्वैया चलता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। कहता पछुआ पवन का सर्वश्रेष्ठ विकास 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य पाया जाता है। माने विकास कहाँ, मतलब यहाँ पे उत्पन्न होता है, ठीक है, 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में, ठीक है। यहाँ पे ना इसको ना अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे गरजता चालीसा, उसके बाद प्रचंड पचासा तथा चित्ता साठा, ठीक है। ये सब पवन के नाम है, ये सब पवन के स्थानीय नाम है, याद रखिए। गरजता चालीसा, चित्ता साठा, प्रचंड गजरता चालीसा यानी 40 डिग्री, प्रचंड 50 यानी 50 डिग्री, और चित्ता 60 यानी 60 डिग्री। समझ रहे हैं? यही में लिखल है, पूछे गरजता चालीसा कै डिग्री पर, तो 40 डिग्री पर, प्रचंड 50 कै डिग्री पर, 50 डिग्री पर, और चित्ता 60 कै पर, तो 60 डिग्री पर। तो जैसे जब ये जीरो होला तो जब ऊपर जब हो तो यहाँ फिर 10 डिग्री 20 डिग्री ऐसे बढ़ाओ ना, 30 डिग्री 40 50 60 ऐसे जाएंगे ना, तो ऊपर तक जाएंगे। तो उसी तरह से इधर भी सेम जाएगा ना, 10 20 30 40 50 60। लेकिन ये जो हम जो कल गए थे ना, वो पैमाना ठीक था। जब वो जो जाता है 0 से 23.5, समझ गए? ये 0 हुआ ना तो 0 से 23.5, ठीक है, ठीक। फिर नीचे भी 23.5, फिर अगर 30 जाना तो 30 बनाइए ना तो सीधा 45, और उसके बाद सीधा 60, ठीक है। फिर यहाँ भी 45 और उसके बाद 60, ठीक है। और यहाँ तो 90 91 करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बदलते चलता है। तो आपको पहले बता दे, अभी क्या बताए आपको, परीक्षा पूछेगा कि आपको पूछेगा गरजता चालीसा कितना डिग्री पर चलता है, गरजता चालीसा कितना डिग्री, 40 पर, उसका प्रचंड 50 कै पर, 50 पर, और चित्ता 60 कै पर, तो 60 पर। तो यही से डिग्री निकलता है। जब 60 की बात करें तो यहाँ से नहीं निकाल लीजिए, लेकिन यहाँ पे ना 60 नहीं 65 लिखता है, ठीक है। तो 60 से नीचे ना होगा। जब इसको पैमाना उठाएगा ना तो देखिए यहाँ पे ना डिग्री बना हुआ है, यहाँ पे डिग्री बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे डिग्री बना हुआ है। तो यह डिग्री से ना होता है। तो देखिए यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 40 है, सब बनाया है ना, ठीक है। तो सब यहाँ पे एकदम 0 है। फिर उस तरह से ना नीचे भी चलता है, ठीक है। तो जैसे पृथ्वी 23 डिग्री झुका हुआ ना, उसी तरह से ना यहाँ पे डिग्री में भी पैमाना बनाया हुआ है। और जब इसको घुमाइएगा तो इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। जैसे ही घूम के आएगा सामने के बारे में, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा किसकी स्थिति कहाँ है। इसके लिए विशेष अध्ययन करना पड़ेगा, तब जान पाइएगा। लेकिन फिर मोटा मोटी समझने के लिए तो इस तरह से समझ पाइएगा ना। तो परीक्षा पूछेगा आपको गरजता चालीसा कितना डिग्री पर चलता है, 40 पर, प्रचंड 50 पर, और चित्ता 60 डिग्री पर। तो परीक्षा में सिर्फ इतने आता है, यही क्वेश्चन कि कितना डिग्री पर चलेगा, उत्तर में चाहे दक्षिण में, ठीक है। तो कहता है ये सभी नाम नाभिक द्वारा दिया गया। नाभिक सोचते नाव से जो आता जाता है उसके द्वारा दिया गया है, ठीक है। अब आपको ना इसमें व्यापारिक पवन के बारे में देखना। देखिए कहता है लगभग 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी। तो अब एक तरफ उत्तर है एक तरफ दक्षिण। तो 30 डिग्री की बात किया तो 23 से आगे ना होगा जी, तो 23 से आगे, इधर भी 23 से आगे यानी 45 से कम। तो कह रहा है कि 30 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांशों के क्षेत्र में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध के भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर दोनों गोलार्ध में वर्ष भर निरंतर प्रवाहित होने वाले पवन को व्यापारिक पवन कहते हैं, ठीक है। यानी साल भर चलते रहता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं व्यापारिक पवन। कहता है कोरलोसिस बल और फेरल के नियम के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षोभित हो जाती है, यानी कि मुड़ जाती है, ठीक है। अब मुड़ने का क्या कारण है, कोरलोसिस बल और फेरल का नियम, ठीक है। तो इसके बाद आपको ध्रुवीय पवन पढ़ना है। ध्रुवीय पवन जैसी 60 जाता है ना, तो 60 से ऊपर चलने लगेगा ध्रुवीय पवन, ठीक है, जो ध्रुव की ओर चलता है, ठीक है। देखो ऊपर उत्तरी ध्रुव है, नीचे दक्षिणी ध्रुव। अब देखो कहता है ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटियों से उपयुक्त निम्न वायुदाब की पेटियों की ओर प्रवाहित पवन को ना ध्रुवीय पवन के नाम से जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा उत्तर पूर्व और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पश्चिमी की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, ये इसका दिशा बताया गया, ठीक है, ध्रुवीय पवन का, ठीक है। अब इसके बाद आपको देखना है मौसमी पवन के बारे में, ठीक है। कहता मौसम या समय के परिवर्तन के साथ जिन पवनों का दिशा बदल जाती है उन्हें मौसमी पवन कहते हैं। यानी कि मौसम और समय के साथ जो बदल जाएगा ना वो मौसमी पवन हुआ, ठीक है। जैसे मानसूनी पवन, तो आपको पता है कि कुछ समय के लिए वर्षा होता है मानसूनी पवन, उसके बाद फिर खत्म हो जाता है।
उसी तरह से अस्थल समीर, जो स्थल के पास चलता है वो अस्थल समीर, उसके बाद समुद्री समीर। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब मौसमी पवन के उदाहरण है। मानसूनी पवन, अस्थल समीर और समुद्री समीर, ये सब क्या है, मौसमी पवन के उदाहरण है। और इसका डिटेल्स हम एक वीडियो में पढ़ेंगे अस्थल और समुद्र समीर के बारे में, और जानेंगे यहाँ से क्या क्या प्रश्न आपके लिए बनता है। ठीक है,